प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। उच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत गाथाएं बोलेंगे क्या रेणु जी? यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी लोकानुप्रेक्षा की। लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत पहले हमने अलौकिक गणित की चर्चा की और उसके बाद में षड्द्रव्यात्मक लोक के स्वरूप के रूप में 6 द्रव्यों की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें सबसे पहले जीव द्रव्य की चर्चा यहाँ चल रही है। उसमें संसारी जीव का प्रकरण। तो पहले जीवों के भेद प्रभेद जीव समास के रूप में हमने देखे थे। 1 से 19 तक के जीव समासों की चर्चा हमने की थी। बताएंगे 1 से 19 तक के जीव समासों की चर्चा। रैंडमली पूछ लूंगी तो शायद नहीं आ पाएगा कि 15वां कैसे बनेगा, 16 कैसे बनेंगे। क्रम से बता पाएंगे। बोलिए पूर्णिमांती। पहले जीव द्रव्य की अपेक्षा से एक जीव संसारी अपेक्षा से, फिर उसके 2 भेद करेंगे, त्रस और स्थावर। 3 भेद करेंगे तो स्थावर के तो 5 के 5 स्थावर रहेगा, और फिर इसके त्रस के 2 भेद कर देंगे तो होगा 3। फिर 4 भेद करना है तो स्थावर रहेगा, और विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय 2 भेद हो गए थे, और सकलेंद्रिय के 2 भेद करेंगे तो हो जाएंगे 4। अब फिर 5 भेद करना है तो 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 से 5 तक लेंगे, पंचेंद्रिय जाति तक के 5 प्रकार के जीव आ जाएंगे। 6 भेद करना है तो फिर स्थावर को खोलेंगे तो 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, 5 प्रकार के स्थावर रहेंगे, और 1 त्रस जीव ले लेंगे तो 6 हो गए। फिर 7 भेद करना है तो 5 स्थावर रहेंगे, और त्रस के 2 भेद कर देंगे तो सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय, तो 5 और 2 7 भेद हो गए। फिर 8 भेद करना है तो 5 स्थावर रहेंगे, 1 विकलेंद्रिय रहेगा, और सकलेंद्रिय के 2 भेद कर देंगे। फिर संगी असंगी करके फिर 5 और 3 8 हो गए ना। अब 9 भेद करना है तो 5 स्थावर रहेंगे और 3 विकलेंद्रिय खोलेंगे, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, तो 5 और 3 8, और 1 सकलेंद्रिय का ले लेंगे तो हो जाएंगे 9 भेद। और 10 भेद करना है तो 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय और 2 सकलेंद्रिय, इस तरह से 10 भेद हो गए। 11 भेद करना है तो 5 स्थावर को बताएं, इसमें ही ले लेंगे, साधारण वनस्पति के 2 भेद कर देंगे। इतरने को नित्य निगो, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगो इतर निगो, तो ऐसे 6 हो गई है, और 3 विकलेंद्रिय के और 2 सकलेंद्रिय के, तो ये हो गए 11 भेद। फिर 12 भेद करने का रहेगा तो फिर इस 5 तो ये स्थावर के अपन ने लिए ही थे, और इसके
6 भेद कर लिए थे ना इसके, इतने निकुंज नित्य निकुंज 6, और प्रत्येक वनस्पति मिला देंगे इसमें, और 5, 3 विकलेंद्रिय और 2 सकलेंद्रिय, तो हो जाएंगे 12 हुए बराबर। फिर आप तेरह, आप 10 कैसे कर रहे हैं? 10 तो ऐसे लिए थे, 5 स्थावर के और 3 हम्म, विकलेंद्रिय और 2 सकलेंद्रिय, ऐसे 10 किए थे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो तो फिर तो उसी में जुड़ रहा है ना वापस। नहीं, 5 स्थावर ले लिए और 3 विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के 2 भेद ले लिए थे। तो ये तो 10 हो गए ना। अब 11 हाँ कैसे 10। बने? 11 कैसे 11, बने? 11 में फिर इसको ऐसा किया था ना कि साधारण वनस्पति की नित्य निगोद इतर निगोद, 2 निगोद वनस्पति खोल दी थे ना, उसका वनस्पति के 2 भेद कर दिए थे। नहीं तो फिर 2 भेद कर देंगे तो 6 हो जाएंगे ना, वो 10 कहाँ 6 ये होंगे? हो गए, वो 5 ही है, तो 6 और 5 11, और फिर सूक्ष्म आदर 6 के 6 के, तो 6 दूनी 12 ये होगा, और एक ले लेंगे 13, तो हो जाएंगे 13, 13 भेद हो जाएंगे। फिर 14 भेद करने का रहेगा, तो 12 तो यही रहेंगे सूक्ष्म आदर वाले स्थावर क्यों करेंगे जो, और हम्म इसके ले लेंगे कितने करना, 14 करना है ना, हम्म। तो एक विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय के 2 मिला लेंगे, तो हो जाएंगे 14। एक तो विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय, दो तो 3 ही हुए, तो 10 और 3 तो 13 ही और हुए। 12 वो थे पहले के, 12 पहले थे ना, 5 ये सूक्ष्म बादर किए थे ना, 5 वनस्पति का एक लिए थे, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद, इनको सूक्ष्म बादर करके 12 भेद बनाए थे। तो 12 भेद तो वो लेंगे, विकलेंद्रिय के 3 लेंगे, तो 12 और 3, नहीं फिर जब आप ऐसे ले रहे हो ना, आप जब ऐसे ले रहे हो ना, नित्य निगोद इतर निगोद, तो फिर आपके हाँ, सब जीव नहीं आ रहे, फिर आपकी प्रत्येक वनस्पति छूट रही है उसमें। प्रत्येक वनस्पति 18वें नंबर पे लेंगे उसको। तो वही हाँ मैं कह रही हूँ, आपने क्या किया, इस वालों के ग्रुप को उस वाले ग्रुप में मिक्स कर दिया है। सारे हाँ जीव पकड़ में नहीं आ रहे। ये जो 15 से 20 वाला 19 वाला ग्रुप था ना, उसमें वो भेद होने हैं। और आप वो 11 से 15 वाले में ही वो भेद करें, उसमें हम्म, केवल वनस्पति मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये बादर सूक्ष्म ऐसे करके 10, ये 10 10। भेद अच्छे। अगर आपने उसमें नित्य निगोद इतर निगोद कर दिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद, तो 6 दूनी हाँ 12 तो हो गए। फिर आगे आप विकलेंद्रिय ले रहे हो, तो आपकी प्रत्येक वनस्पति तो छूट गई ना। अच्छा प्रत्येक वनस्पति नहीं आ रही है, तो सारे जीव पकड़ में नहीं आ रहे हैं। संसारी जीव, सारे संसारी हाँ, जीवों को ग्रहण करना है अपने को। ठीक तो है। वो संख्या तो आपकी बन रही है बराबर, 12 13 14, लेकिन जीव हाँ सबके नहीं आ रहे उसमें, तो वो ठीक गड़बड़ है, हो रही इसमें ये वनस्पति काय को नहीं खोलने का है, सूक्ष्म बादरी है। लेना हाँ सब। हाँ, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सूक्ष्म बादल, ये 10। अब इन 10 10 में प्लस करना है आपको 11, तो एक तरस बस पूरा अकेले लेंगे तो 11 11 बनेगा। होगा। हाँ 12 करने का रहेगा, तो फिर इनको हाँ विकलेंद्रिय और इसको ले लेंगे सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय, तो हो गए हाँ 12। फिर हाँ 13 करने का रहेगा, तो 10 तो वो ही रहेंगे समझो, और इस 2 इसके जाएंगे सकलेंद्रिय के और एक विकलेंद्रिय का, तो हो गए 13। फिर 14 हम्म करने का रहेगा, तो 3 विकलेंद्रिय को खोलेंगे और एक सकलेंद्रिय लेंगे, और 10 तो वो है ही अपने, तो हो गए 14। फिर 15 करने का रहेगा, तो फिर इनको 10 तो ये है अपने पास में स्थावर के, और 3 विकलेंद्रिय के और 2 सकलेंद्रिय के, तो हो गए 15। फिर हम्म 16 करने का रहेगा, तो 16 करेंगे तो फिर इसमें तब खोलेंगे प्रत्येक वनस्पति को। हाँ। हाँ, तो हो जाए नहीं, फिर इसको कैसे क्या खोलेंगे, 16 तो नहीं समझ में आ रहा फिर। अब नित्य निगोद इतर निगोद करना पड़ेगा 16 करने के लिए। हाँ, वही तो मैं बोली, वो करना कुछ करना पड़ेगा। ठीक चलिए, है। ठीक है, बढ़िया। ठीक। हाँ, 16 से 19। बोले रेणु जी। मैम ये उनका 11वां का ही ना ट्रस्ट नहीं बोले, मतलब 11 कंप्लीट भी नहीं हुए थे उनके कोई, मतलब। हाँ, वो तो करा दिया ना, बता दी वो तो है। अभी आप हाँ, 16 हो गया। 16 में पृथ्वी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इतर निगोद नित्य निगोद के भेद से 12 ये। फिर प्रत्येक सूक्ष्म वनस्पति, सूक्ष्म। सूक्ष्म बादर के से 12। फिर प्रत्येक वनस्पति 13, और 13 14 15 16। फिर विकलेंद्रिय और संघी असंघी। हम्म फिर 17 में ही वही 12 सूक्ष्म और बादर के भेद से 12, तो ये हो गए। फिर प्रतिष्ठित 13, और विकलेंद्रिय के 3, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और फिर एक सकलेंद्रिय। फिर 18 में 12 यही रहेंगे, और
12 यही रहेंगे, और एक प्रतिष्ठित एक मतलब वो प्रत्येक वनस्पति 13, और 3 विकलेंद्रिय और 2 सकलेंद्रिय, संघीय असंघी। और 19 में रहेंगे 12 के 12 ये रहेंगे सूक्ष्म और बादर, और प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद हो जाएंगे, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, और फिर 3 विकलेंद्रिय के और 2 सकलेंद्रिय के। इस प्रकार 19 जीव समास। 12 और और 2 19 14 और 3 17 और 2 17 और 2 19। फिर यही निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 38 हो जाएंगे, और लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से ये हो जाएंगे 58, 52 होंगे, 58 होंगे, कितने होंगे? 19 दिया करना। 57 57 चलिए 57 हो जाएंगे। ठीक है, इनके बोलने में एक गलती हुई है, कौन बताएंगे? इन्होंने कुछ गलत बोला है, किसने पकड़ा है? बोलिए सुमन जी। 19 के बाद जो 38 बताए थे, तो वो पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से 38 होते हैं। हाँ, निवृत्ति अपर्याप्त तो पर्याप्त नहीं, हाँ। पर्याप्त और अपर्याप्त, बस। हम्म। निवृत्ति अपर्याप्त जब 3 भेद करेंगे तब लगाएंगे, जब 57 होता तब 57। ठीक है, बढ़िया। चलिए, है तो सरल, लेकिन बहुत दिनों से हमने रिवाइज नहीं किया था, तो इसलिए प्रकरण अपन ने आज देख लिया है। आप लोग थोड़ा सा, जब क्लास होती है ना कम से कम, तब तो थोड़ा सा देख के बैठा करिए, मेरा मन होगा तभी कुछ पूछ लूंगी, मुझे भी पता नहीं चलता है क्या पूछना है आज, जब जो समझ आता है तो उस हिसाब से देख लेते हैं। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक को भी याद है तो बाकी सबका फिर रिवीजन उसमें हो ही जाता है, तो इतने लोगों में एक तो मिल ही जाता है अपने को, फिर रेणु जी तो है ही बताने के लिए अपने पास में, इसलिए ठीक है। चलिए, अब यहाँ अपना प्रकरण चल रहा था जीवों के स्थान का, यहाँ कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो अलग अलग एक एक जीव, क्योंकि पहले जीव देखो, सबसे पहले जीवों के टाइप्स बता दिए जीव समाज के रूप में, फिर उनकी पर्याप्ति, प्राण, ये सारी चर्चा की अपन ने। अब वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इनमें जिनका बता रहे हैं, मतलब जिनमें कोई विशेषता है, यानी कि पर्टिकुलर जगह पे ये पाए जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे ही पाए जाते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। बाकी के बारे में नहीं बता रहे। इसका मतलब क्या होगा कि फिर बाकी जीव यथा योग्य सब जगह जहां जहां उनका स्थान है वो वहां पाए जाते हैं, वो अंडरस्टूड, उसको समझना। तो यहाँ पर 142 गाथा में पहले विकलत्र जीवों का स्थान बताया, कहाँ पाए जाते हैं विकलेंद्रिय जीव। अब ये विकलेंद्रिय शब्द पहले बता के आए थे कि जीव कितने प्रकार के हैं, तो एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय, सामान्य रूप से 3 भेद ये किए थे। तो अब इन विकलेंद्रिय का स्थान बता रहे हैं, तो फिर एक इंद्रिय कहाँ पाए जाएंगे और पंचेंद्रिय कहाँ पाए जाएंगे, ये अपने को खुद को उसके हिसाब से देख लेना है कि उसका एक ग्रुप है ना विकलेंद्रिय के साथ में, ये 2 तो समझ लो उसमें अंडरस्टूड है। विकलेंद्रिय कह रहे हैं तो एक इंद्रिय भी है और सकलेंद्रिय भी है। तो विकलेंद्रियों का स्थान कहाँ पाए जाते हैं विकलेंद्रिय जीव? बोलो पारुली। भाभी मध्य लोक की कर्म भूमियों में। हाँ, 5 मध्य ऐरावत, 5 ऐरावत, 5 भरत क्षेत्र, 5 विद्या क्षेत्र, और लास्ट में स्वयंभू रमन द्वीप, आधा द्वीप, पूरा समुद्र, और वो जो 4 कॉलोनी। बढ़िया। ये यहाँ पर विकलेंद्रिय जीव पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कर्म भूमि रहती है। तो कुछ जगह हमेशा कर्म भूमि रहती है, कुछ जगह बदल बदल के रहती है, लेकिन जहाँ भी कर्म भूमि रहती है, कर्म भूमि में ही विकलेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। ढाई द्वीप के बाहर किस तरह की व्यवस्था है, वहां कौन से जीव पाए जाते हैं और किस तरह का काल वहां पर पाया जाता है? ढाई द्वीप के बाहर जघन्य भोग भूमि पाई जाती है, और वहाँ थलचर और जलचर, थलचर और नभचर जीव ही पाए जाते हैं। जलचर जीव वहाँ नहीं होते हैं। बस। थलचर और नभचर मनुष्य भी पाए जाते हैं थलचर में? नहीं, सिर्फ तिर्यंच, वहाँ पे मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। हाँ, सिर्फ तिर्यंच पाए जाते हैं। तिर्यंचों के अलावा और कोई गति का जीव वहां हो सकता है? नहीं, देव गति के जीव हो सकते हैं,
क्योंकि देव गति के जीव तो सब जगह है, तो व्यंतर देव और गति के भवनवासी देव वहां पर हाँ, पाए जाते पाए हैं। जाते हैं। हम्म। ढाई द्वीप के बाहर यानी मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयंप्रभ पर्वत तक वहां जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। वहां पर जल थलचर और नवचर तिर्यंच पाए जाते हैं और इसके अलावा देवों का स्थान वहां पर होता ही है। जलचर जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जलचर जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कालोदधी समुद्र में, लवण समुद्र में और अंत के स्वयंभू रमन समुद्र में पाए जाते हैं। तीन समुद्रों में, लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में और अंत का जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहीं पर जलचर जीव पाए जाते हैं। इनके अलावा जो मध्यलोक में असंख्यात समुद्र हैं वहां पर जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं। और अगर नदियों में बीच में भी देखा जाए तो भी, यानी ये जो ढाई द्वीप के अंदर, ये ढाई द्वीप में आ रहे हैं दो समुद्र। ढाई द्वीप कितना है? ढाई द्वीप में क्या क्या आता है? ढाई द्वीप में क्या क्या आता है निशा जी? ढाई द्वीप में मैम मैंने बहुत दिन से क्लास ही अटेंड नहीं करी। मैंने बताया ही ढाई बहुत द्वीप, दिनों से, तो आपका वो हाँ, ज्ञान मैं बता रही हूँ नहीं मैम नहीं बता पा रही। चलिए, हाँ अनीता जी, ढाई द्वीप में क्या क्या आता है? पहले जम्बू द्वीप आएगा, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप आएगा, फिर पुष्करार कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करार द्वीप, फिर मानुषोत्तर पर्वत, उसके बाद में पुष्करार द्वीप और पुष्करार समुद्र वो आएगा ना, पुष्करार द्वीप आ ढाई गया। द्वीप में क्या क्या आएगा वो आप बता दीजिए। अच्छा, ढाई द्वीप में आ गया जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी द्वीप और कालोदधी समुद्र और फिर पुष्करार द्वीप। और कुछ हो गया? और वो मानुषोत्तर पर्वत आएगा। ठीक है, बढ़िया। ये ढाई द्वीप में आते हैं निशा जी, ठीक है। यानी दो द्वीप, दो नहीं, ढाई द्वीप और दो समुद्र। द्वय जलधि ढाई द्वीप में सब गणत मूल विराजहि। पूजा करते हैं, पूजो असीज धाम प्रतिमा। तो दो तो समुद्र हैं और द्वीप ढाई हैं, इसलिए ढाई द्वीप बोलते हैं। जम्बू द्वीप, धात्कीखंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। लेकिन उसके बीच में दो समुद्र भी हैं, लवण समुद्र और कालुदधी समुद्र। तो इस ढाई द्वीप में जो समुद्र हैं, और उसमें समझ लो अगर जो नदियां उस दिन बात चल रही थी ना, नदी तालाब हैं, तो उनमें भी, तो वहां पर ही जलचर जीव पाए जाते हैं। ढाई द्वीप के बाहर, मतलब ये हो गया, ढाई द्वीप के बाहर के जो भी समुद्र हैं वहां पर कोई जलचर जीव नहीं पाए जाते। यानी जहाँ कर्म भूमि हो सकती है वहीं पर जलचर जीव पाए जाते हैं। आगे जो स्वयंभू रमण द्वीप है और समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र, वहां पर भी वही कर्म भूमि वाली व्यवस्था है, तो वहां पर जलचर जीव पाए जाते हैं। फिर देवों का स्थान हमने देखा था, भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, पहले अपन ने तीन जो भेद किए थे, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। तो विकलेंद्रियों की बात हो गई, कर्म भूमि में पाए जाते हैं। एक इंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं? एक इंद्रिय जीव कहाँ पाए जाते हैं? बुरी ललतेश जी। तीनों लोकों में पाए जाते हैं। एक इंद्रिय जीव तीनों लोकों में तीनों लोकों, हाँ जी। पाए और जाते हैं, ठीक है। और तीनों लोकों में जो पाए जा रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों को मिला के, मतलब सूक्ष्म जीव, बादर एक इंद्रिय सर्वत्र जहां जहां है वहां है, सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा से तीनों लोकों में पाए जाते हैं। सकलेंद्रिय जीव कहाँ पाए जाते हैं? सकलेंद्रिय जीव कहाँ पाए जाते हैं? अनिता आंटी। सकल इंद्रिय जीव भी मतलब तीनों लोकों में है, पर चारों गतियों में है। अभी ठीक है गति, पर अभी क्षेत्र की अपेक्षा बताइए।
क्षेत्र की अपेक्षा तो मध्यलोक में हो गया, ढाई द्वीप में, और वो स्वयंभूरम मतलब पूरे ही है वो तो, फिर इसमें मध्यलोक में। मध्यलोक में सकलेंद्रीय जीव मध्यलोक में। नहीं मतलब उसमें भी है ना, देवगति में और नरगति में, तीनों लोग तीनों ही हो गए ना वो तो फिर। और आप बताइए, मैं तो पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, वो तो है पंचेंद्रिय जीव भी, नारकी और देवगति, ये सब सकल इंद्रिय में तो भी आएंगे ना सब सब। सकलेंद्रीय है ना, सब पंचेंद्रीय है। सब पंचेंद्रिय हैं। तो सामान्य रूप से वो भी सकलेंद्रीय जीव भी तीनों लोकों में पाए जाते हैं, क्योंकि देव पूरे पंचेंद्रिय हैं, नारकी पंचेंद्रिय हैं, और पंचेंद्रिय तिर्यंश पूरे मध्य लोक में, ये जो बीच के क्षेत्र में जो जगन्य भूभूमि में है, सब पंचेंद्रिय तिर्यंश है। तो सामान्य रूप से सकलेंद्रीय जीव भी तीन लोक में पाए जाते हैं सामान्य रूप से। लेकिन पंचेंद्रिय जीव केवल त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं, और एक इंद्रिय जीव त्रस नाड़ी में और स्थावर लोक में, वो पूरे लोक में इस तरह से पाए जाते हैं। तो हम अंतर के रूप में ऐसा भी कह सकते हैं, एक इंद्रिय जीव तीनों लोकों में पाए जाते हैं, विकलेंद्रिय जीव कर्म भूमियों में पाए जाते हैं, और सकलेंद्रिय जीव त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो उसमें अंतर, पूरी त्रस नाड़ी उसमें सकलेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। इस तरह से हम अंतर के रूप में कह सकते हैं। भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ पाए जाते हैं? भवनवासी और व्यंतर देव, बोलिए अर्चना जी। भवनवासी देव रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में पाए जाते हैं, और व्यंतर देव भी पाए जाते हैं। और इनमें भवनवासी में जो असुर जाति के देव हैं और राक्षस जाति के व्यंतर वाले, ये पंख भाग में रहते हैं, शेष खर भाग में पाए जाते हैं। और व्यंतरों के तो लवण समुद्र के ऊपर भी इनके भवन बने हुए हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, और बताओ, अच्छे से बोलो पारुल। भाभी पूरे मध्य लोक में पाए जाते हैं और खर और पंख भाग में पाए जाते हैं। खर और पंख भाग में, यानी जो अभी बताया इन्होंने कि 10 प्रकार के भवनवासियों में से 9 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतरों में से 7 प्रकार के व्यंतर वो खर भाग में, रत्न प्रभा पृथ्वी के जो 3 भाग हैं उनमें से, और असुर कुमार नाम के भवनवासी और राक्षस नाम के व्यंतर वो दूसरे पंख भाग में उनका निवास पाया जाता है। इसके अलावा पूरे मध्य लोक में संख्यात द्वीप समुद्रों में ये भवनवासी और व्यंतर देवों के स्थान पाए जाते हैं। इनके निवास स्थानों को 3 नाम अपन ने दिए थे, नाम बताने, कौन कौन से 3 नाम है? बोलिए दीपिका जी। भवन, भवनपुर और आवास। बढ़िया, भवन, भवनपुर और आवास। बताएंगे भवन किसे कहते हैं? भवन जो रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर जो है, वहाँ जो निवास है वो भवन है। और जो लवण हाँ, समुद्र के ऊपर जो बने हैं वो आवास, वो भवनपुर कहलाते हैं। और आवास और जो और द्वीपों में और पर्वतों के ऊपर है वो आवास कहलाते हैं। हाँ, जो वृक्षों पर, पर्वतों पर जो है वो आवास कहलाते हैं। लवण समुद्र के ऊपर की तरफ जो है वो भवनपुर कहलाते हैं। और रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर जो निवास स्थान है वो कहलाते हैं भवन। अधोलोक में कितने भवन हैं भवनवासियों के? अधोलोक में भवनवासियों के कितने भवन हैं? 7,72,00,000। 7,72,00,000। क्या विशेषता है उनकी? ये उनमें सभी भवनों में अकृत्रिम चित्रालय, इसलिए वो विशेषता है। हाँ, एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम जिनालय है जिनकी हम वंदना करते हैं। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये हुआ था। आपने को देखना था ज्योतिष देवों का, कल्पवासी और नारकियों का स्थान। ये गाथा नंबर 146 कार्तिक अनुप्रेक्षा में पेज नंबर 72 है। 146 तो आगे निकल गई है।
देखिए, जो सियाण विमाणा रज्जु मित्ते वितिरिय लोएवी कप्पसुरा उड्डम्य अहलोए होन्तिणे रैया। जो सियाण यानी ज्योतिषी देवों के विमाणा यानी विमान रज्जु मित्तेवी एक राजू प्रमाण जो तिरिय लोए जो तिर्यक लोक है उसके जो द्वीप समुद्र हैं उनके ऊपर है। कप्पसुरा उड्डमी और जो कल्पवासी है वो उड्डमी यानी ऊर्ध्वलोक में है। अहलोए अधोलोक में हुंती यानी होते हैं। नेरैया यानी नारकी नारकी जीव वो अधोलोक में होते हैं। ज्योतिष देवों के विमान ये गाथा तो शायद अपन ने पढ़ ली थी और आपको उसका विशेष वो लोकेशन की बात मैंने कही थी कि थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे ज्योतिष देवों के संदर्भ में कि ज्योतिष देवों के विमान जो मध्य लोक में है वो असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर किस प्रकार से हैं। देखिए काफी लोगों का पढ़ा हुआ भी होगा तो उनका रिवीजन हो जाएगा। ज्योतिष देव मूल क्षेत्र उनका पूछा जाएगा कहाँ रहते हैं तो मध्य लोक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष इनमें से भवनवासी और व्यंतर वो तो अधोलोक में और मध्य लोक में और ज्योतिष देव हैं वो मध्य लोक में पाए जाते हैं। तो मध्य लोक में कहाँ रहते हैं? जमीन पर। जैसे भवनवासी और व्यंतर देव हैं वो तो जमीनों पर वृक्षों पर ऐसे रहते हैं, पर ज्योतिष देव नीचे धरती पर या वृक्षों पर ऐसे नहीं रहते, उनका एक निश्चित स्थान है। तो जो समतल भूमि है समझ लीजिए, अब आप लोग को दिखेगा यहाँ से ये समतल भूमि है। इस समतल भूमि से सबसे पहले यानी पहले अपन एरिया देख लेते हैं। समतल भूमि से 790 योजन से लेकर और 900 योजन की ऊंचाई तक इसके बीच में इनके बीच में 790 योजन की ऊंचाई से लेके 900 योजन की ऊंचाई तक पूरे ज्योतिष देव ज्योतिष लोक वहां पर पाया जाता है। तो जो हमारी समतल भूमि है समझ लो सुमेरु की तलहटी से वहां से नापते हैं, वहां से लेके सबसे पहले 790 योजन 790 योजन 790 योजन ऊपर चलेंगे। समझ लीजिए अपना रॉकेट ऊपर लॉन्च कर रहा है तो यहाँ से हम बैठे हैं धरती पे से, तो 790 योजन। योजन कौन सा लेना है? योजन कौन सा लेना है? ये सब अकृत्रिम रचनाएं हैं तो बड़ा वाला प्रमाण योजन यहाँ चलेगा, व्यवहार योजन नहीं। 790 योजन ऊपर चलने पर सबसे पहले अपने को क्या मिलेंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तारा मिलेंगे। सबसे पहले ताराओं के विमान तारा मिलेंगे। फिर इसके बाद में ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, 10 योजन ही ऊपर चलेंगे तो हमको मिलेगा सूर्य। तारा से 10 योजन यानी 800 योजन की ऊंचाई पर यहाँ पर है सूर्य का विमान। मैं थोड़ा यहाँ जगह कम है ना तो थोड़ा इसलिए पास पास बना रही हूँ, आप लोग थोड़ा अच्छे से थोड़ी जगह देखे ताकि खिचपिच नहीं हो। फिर लिखिएगा यानी धरती से 790 योजन ऊपर, या नीचे धरती है, ये धरती से 790 योजन ऊपर चलने पर सबसे पहले तारा के विमान, फिर उससे ये 10 योजन ऊपर चले यानी 8 टोटल धरती से 800 योजन की ऊंचाई पर है सूर्य। कितनी हाइट पर है यहाँ से सूर्य? 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य है। फिर सूर्य से 80 योजन ऊपर चलेंगे, 80 योजन यानी टोटल धरती से 880 योजन ऊपर चलने पर यहाँ पर है चंद्रमा। कौन ऊपर है? कौन ऊपर है? और दुनिया में क्या चलता है? दुनिया में किसी को नहीं पता हो, भूल गए हो तो अब घर में बच्चे पोता पोती तो होंगे जो बड़े हो गए हैं, जिनके जो भूल गए हैं, तो पूछना उनसे कौन ऊपर है। तो दुनिया में यही पढ़ाया जाता है कि सूरज ऊपर है, चांद नीचे है, लेकिन वास्तविकता क्या है? सूरज से 80 योजन ऊपर है चंद्रमा। सूरज से 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। सूरज है 800 योजन की ऊंचाई पर और चंद्रमा है
880 योजन की ऊंचाई पर। फिर इससे 4 योजन ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर है नक्षत्र। 4 योजन यानी 884, 884 योजन की ऊंचाई पर। 884 योजन की ऊंचाई पर नक्षत्रों के विमान हैं। ये तो अपन ने ये चित्र ऐसे ऐसे बना रखे, ये ऐसा तारा का ऐसा। वास्तव में सभी ज्योतिष देवों के विमान कैसे होते हैं? सभी ज्योतिष देवों के विमान इस तरह के होते हैं। ये जैसे नींबू का हाफ करते हैं अपन, कोई बॉल को हाफ करो, नींबू ज्यादा समझ लो फैमिलियर है अपने रोज का। तो वो उसको जब आधा करते हैं तो उसको उठा के ऐसे रखें अपन, ऐसा देखें तो नीचे से वो ऐसा दिखता है और ऊपर से वो गोलाब का वहां जहां से कटा हुआ है वहां से वो फ्लैट है, गोल, और नीचे से इस तरह का दिखता है। सभी ज्योतिष विमानों का जो आकार है इसी तरह का होता है। आधे कटे हुए बॉल के समान, या आधा कटा हुआ लड्डू बोलो, आधा कटा हुआ नींबू बोलो, जो भी उसके आकार का ये आकार होता है। तो वो नीचे से हमको ऐसे दिखते हैं। और सभी में क्योंकि किरणें होती है, सभी ज्योति यानी प्रभा से युक्त होते हैं। ज्योतिष्क क्यों कहते हैं? क्योंकि विशेष प्रकार की कांति, चमक, ज्योति, आभा उससे युक्त होते हैं, चमक प्रदान करते हैं, खुद चमकते हैं ये विमान, इसलिए इनको ज्योतिष्क विमान कहते हैं। तो वो इसलिए वो सब में इस तरह की किरणें सभी में होती है। सब में कितनी कितनी किरणें हैं, वो सारा उनका स्वरूप बहुत विस्तार है उनका। तो ये हो गया। तारा कितनी ऊंचाई पर है? 790 योजन की ऊंचाई पर तारा। फिर 10 योजन ऊपर पहुंचे तो सूरज। सूरज को पार कर सकते हैं। सूरज के ऊपर 80 योजन ऊपर फिर है चंद्रमा। 880 योजन की ऊंचाई पर है चंद्रमा। ये सब पे योजन लिखना है साथ में, मैं यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रही हूँ। फिर चंद्रमा से 4 योजन ऊपर है नक्षत्र। नक्षत्रों के विमान कितने हैं नक्षत्र? एक चंद्रमा के परिवार में 28 नक्षत्र होते हैं। एक चंद्रमा के परिवार में चंद्रमा होता है राजा इंद्र, और उसका ये परिवार है कि उसमें एक सूर्य होता है, तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं। अभी तारों की संख्या भी बताते हैं। तो नक्षत्र हैं 28। अभी ये तो अभी अपन जगह देख रहे हैं। फिर इससे वापस से 4 योजन ऊपर चलने पर फिर है बुध का विमान। बुध है ग्रह, यानी 888, 888 योजन की ऊंचाई पर है बुध। बुध ग्रह का नाम है, जो बुधवार हम बोलते हैं, वो ग्रहों के नाम पे वार यहाँ रखे हुए हैं। बुध का विमान, ठीक है। इसके बाद आप लिख लेंगे या फिर मैं को मिटान के लिखना पड़ेगा? फिर से 3 योजन की ऊंचाई पर है, यानी 891। 891 योजन की ऊंचाई पर है शुक्र। देखो जो अपने वार होते हैं, रवि, रवि का मतलब सूर्य होता है ना, रवि सूर्य होता है ना, रवि यानी संडे। सन मीन्स सूर्य, तो सूर्य हुआ। फिर मंडे, मून का दिन मतलब चंद्रमा हुआ। उसके बाद में क्या आता है? मंगलवार। तो अभी हम मंगल को अभी छोड़ना, मंगल को छोड़ के पहुंचना बुध पे, ठीक है। थोड़ा याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, याद करने की ट्रिक। रवि, सोम, फिर एक को स्किप करो, फिर बुध, फिर बुधवार के बाद क्या आता है? बुधवार के बाद शुक्रवार नहीं आता है, वार पूछ रही हूँ। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, गुरुवार, उसको फिर छोड़ दो, उसको उगा लो। तो उसके बाद आएगा यहाँ शुक्र का विमान, ठीक है। 891 योजन पर 891 योजन, यानी बुध से 3 योजन ऊंचाई पर शुक्र का विमान, ठीक है। फिर शुक्र से 3 योजन ऊंचाई पर
यानी 894 894 योजन की ऊंचाई पर टोटल, जमीन से टोटल 894 योजन की ऊंचाई पर है। फिर है बृहस्पति का विमान, जिसको छोड़ा था ना अभी अपन ने बीच में, उसको अब ऊपर ले आना। बृहस्पति का विमान, और इस बृहस्पति से फिर से 3 योजन की ऊंचाई पर, यानी 897 897 योजन की ऊंचाई पर है किसका, कौन बच गया था एक, मंगल, मंगल का विमान। पूरे वार हैं आपके, ये ग्रहों के नाम पर ही है वार। और उससे और 3 योजन की ऊंचाई पर, यानी टोटल 900 योजन की ऊंचाई पर, 900 योजन की ऊंचाई पर फिर है सबसे ऊपर लास्ट में शनि ग्रह का विमान। शनि, फिर से बता रही हूँ, धरती से मिला लीजिएगा आप लोग। 790 योजन की ऊंचाई पर सबसे पहले है तारा के विमान। फिर उससे 10 योजन की ऊंचाई पर, यानी टोटल 800 योजन की ऊंचाई पर है सूर्य के विमान। फिर सूर्य से 80 योजन ऊपर, यानी टोटल 880 योजन की ऊंचाई पर है चंद्रमा। चंद्रमा से 4 योजन ऊपर, 884 योजन पर है नक्षत्र। नक्षत्र से 4 योजन ऊपर, यानी 888 योजन पर है बुध। बुध से 3 योजन ऊपर, यानी 891 योजन की ऊंचाई पर है शुक्र। शुक्र से 3 योजन की ऊंचाई पर फिर है बृहस्पति, यानी 894 पे। और उससे और 3 योजन की ऊंचाई पर है मंगल, 897 पे। और उससे और 3 योजन की ऊंचाई पर, यानी 900 योजन की ऊंचाई पर सबसे अंत में है शनि का विमान। तो ये कुछ ग्रहों के यहाँ जो विशेष ग्रह हैं उनके यहाँ पे नाम दिए हैं। वैसे एक्चुअल में ग्रह कितने हैं टोटल, टोटल ग्रह होते हैं 88 ग्रह होते हैं। उनमें से कुछ ग्रहों के जो समझ लो प्रसिद्ध हैं उनके यहाँ दिए हैं, बाकी सबके भी लोकेशन और नाम सब शास्त्र में दी है। पूरे पूरे ग्रंथ हैं, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, और तिलोपनति में है वर्णन, तिलोकसार में वर्णन है, और विशेष ग्रंथ हैं इनके लिए। तो वर्णन बहुत है, डिटेल में बहुत पूरा काफी वर्णन है। लेकिन यहाँ जो प्रमुख ग्रहों के नाम वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब एक जो चंद्रमा है, ये एक चंद्रमा है, ये होता है इंद्र। इंद्र का मतलब एज किंग, राजा के समान। और जो सूर्य होता है वो होता है उसका प्रतिइंद्र, मतलब युवराज के समान। तो बड़ा कौन है पद में भी और साइज में भी? पद में भी चंद्र बड़ा है। देखो ये तो है विमान, ये जो अपन ने यहाँ लोकेशन देखी ना, ये तो है उनकी विमान की लोकेशन। अब इन विमानों में रहते हैं देव। ये तो है विमान में रहने की जगह समझ लो, और इन विमानों में देव रहता है। तो उन विमानों में जो देव रहता है उस देव का नाम भी वही होता है। सूर्य विमान में जो देव रहता है, जो उसका राजा है, मालिक है, उसका नाम है सूर्य। देव का नाम भी वही, विमान का नाम भी वही। स्वर्गों में भी ऐसा ही है। सौधर्म स्वर्ग, स्वर्ग का नाम भी सौधर्म है, और उसके इंद्र का नाम भी सौधर्म इंद्र। स्वर्ग का नाम ईशान, इंद्र का नाम ईशान इंद्र। ऐसे ही ये विमान का नाम भी सूर्य, और इसमें जो प्रमुख है उसका नाम भी सूर्य। विमान का नाम चंद्र, और उसका जो प्रमुख राजा है उसका नाम भी चंद्र। ठीक है, तो विमान है वो तो पृथ्वी का एक है। ठीक है, और उसमें रहने वाला जो, ये विमान देव नहीं है, उसमें जो देव रहता है सूर्य नाम का, चंद्र नाम का, वो है देवगति का जी। तो ये जो चंद्रमा है ये इंद्र होता है, और इस इंद्र के परिवार में, एक चंद्रमा के परिवार में एक तो होता है सूर्य,
88 होते हैं ग्रह। ट्वेंटी 28 होते हैं नक्षत्र। और तारे होते हैं, कितने होते हैं? तारों को गिन सकते हैं क्या? तारों को गिन सकते हैं? इस सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में सब गिनती आई है। किसी को याद है संख्या? बोलिए अनीता जी, बोलिए। 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। बहुत बढ़िया। 66,975 कोड़ा कोड़ी। 66,000 यानी 66,975। 66,975। 66,975 कोड़ा कोड़ी। ये तो संख्या है 66,975। इसके आगे करोड़, फिर करोड़, यानी 14 जीरो है मतलब। 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक चंद्रमा के परिवार में होते हैं। गिन लिए कि नहीं गिन लिए तारे? ये है आगम चक्षु। आगम की आंख से गिन सकते हैं, इन चर्म चक्षुओं से नहीं गिन सकते हैं। लेकिन केवल ज्ञान जो सर्वतः चक्षु है उसमें गिने गए अवधि ज्ञान में भी जाने जा सकते हैं। और यहाँ आगम में लिखे हुए हैं, आगम के माध्यम से हम इनको जान सकते हैं। ये ज्योतिष देवों के विमान है। और बहुत सारी रचनाएं है तो बहुत मतलब डिटेल है इनकी। पर जम्बू द्वीप में थोड़ा बस इतना और देख लेते हैं कि ये जो 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में कितने चंद्रमा हैं? तो जम्बू 2.5 द्वीप में क्या क्या है? जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड द्वीप है, फिर कालोदरी समुद्र है, और फिर पुष्कर द्वीप है आधा। तो जम्बू द्वीप में कितने चंद्रमा हैं? जम्बू द्वीप में है 2 चंद्रमा। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा है। तो ये पूरा का पूरा जो उसका फैमिली है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अभी जैसे हमने देखा था एक चंद्रमा के परिवार में क्या है? सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ज्योतिष का सूर्य ग्रह, सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, चौथे अध्याय का सूत्र है। तो एक चंद्रमा के परिवार में सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे, और चंद्रमा खुद 5 चीजें हैं। तो जहां एक चंद्रमा है वहां एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक चंद्रमा के साथ हैं। अब जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा है तो सारी चीजें क्या हैं? डबल। यानी नक्षत्र हो गए 56 और ये हो गए 88 के दुगने 176, और तारे के कर लो गुना, 66,975 कोड़ा कोड़ी को 2 से गुणा करो तो वो हो जाएंगे तारे। और 2 चंद्रमा 2 सूर्य, ऐसा ये जम्बूद्वीप में हुआ। तो इतना ही काफी है। जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा है। चंद्रमा क्यों ले रहे हैं हम? सूर्य भी बोलते हैं, सूर्य अपने को दुनिया में प्रसिद्ध है, प्रमुख दिखता है, पर वैसे चंद्रमा इंद्र है, इसलिए परिवार चंद्रमा का कहा जाता है। तो जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा है। लवण समुद्र में 4 चंद्रमा है। फिर धातकी खंड द्वीप में 12। अभी 12 चंद्रमा कह रहे हैं तो जो जो अपन ने लिखा है ना उसका परिवार, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना, तो उतने उतने वहां समझ लो तारे कितने होंगे, कितने ग्रह होंगे, कितने नक्षत्र होंगे, वो समझना अपने हिसाब से मन में। जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा, लवण समुद्र में 4 चंद्रमा, धातकी खंड में 12, कालोदरी समुद्र में 42, 42। और 2.5 द्वीप ही अपने को लेना है तो आधा पुष्कर द्वीप, आधे पुष्कर द्वीप में है 72 चंद्रमा, 72 चंद्रमा। देखो जैसे जैसे कमरा बड़ा होता जाता है, छोटा कमरा होता है तो एक ट्यूबलाइट लगाते हैं अपन। आजकल तो खैर फैशन हो गया बहुत सारी लाइट का, लेकिन थोड़ा सा सामान्य उसमें देखें अपन
तो छोटा कमरा है, एक ट्यूबलाइट। बड़ा हो जाता है तो 2, और बड़ा हॉल होता है तो 4, 6। तो जैसे जैसे वो बड़ा, वैसे वैसे चंद्रमा भी अधिक अधिक है। इस तरह से टोटल कितने हो गए हैं ढाई द्वीप में? ढाई द्वीप में कितने चंद्रमा हो गए हैं? कितने हो गए टोटल? बोले सुनीता भाभी, टोटल कितने हो गए? 132 132 132। बहुत बढ़िया। 132 चंद्रमा परिवार। 132 चंद्र परिवार मतलब 132 चंद्रमा, 132 सूर्य, फिर 132 मल्टीप्लाई बाय 28 उतने नक्षत्र, 132 मल्टीप्लाई बाय 88 उतने ग्रह, और 132 मल्टीप्लाई बाय 66,975 कोड़ा कोड़ी उतने तारे। टोटल ढाई द्वीप में इतने सूर्य चंद्रमा तारे। ये ज्योतिष लोक, ये तो ढाई द्वीप में है। आगे ढाई द्वीप के बाहर है कि नहीं है? ढाई द्वीप के बाहर भी हैं, और वो कितने हैं उनकी भी संख्या, वो किस हिसाब से बढ़ते हैं, वो सारी संख्या शास्त्रों में दी है, पर अभी अपन वो सब नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो ढाई द्वीप के सूर्य चंद्रमा है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों नृलोके, नृलोक यानी मनुष्य लोक में ढाई द्वीप में ये निरंतर सुमेरु पर्वत के इस तरह से राउंड लगाते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं सारे ही ज्योतिष देव। इनकी बराबर एक, जैसे फ्लाइट के गमन की समझ लो आकाश में मार्ग होते हैं, किस वे से उनको जाना है, ऐसे ही नहीं कहीं भी उड़ के चले गए, बराबर उनका एक रास्ता होता है। ऐसे ही मध्य लोक के हाइट पर, जिस हाइट पे जिसको कहा गया है 790 पे तारे हैं, तो वो उसी हाइट पे रहते हुए उनकी जो गली बनी हुई है वो वहां पर गमन करते हैं। सूर्य 800 योजन की ऊंचाई पर रहकर ही अपनी गलियों में घूमता है निरंतर। चंद्रमा 880 योजन की ऊंचाई पर रहकर उसकी अपनी गलियां हैं। वहां गलियां मतलब आकाश में गलियां बनी हुई है ऐसा नहीं है कि कोई गलियां बनी हो, पर वो उनका इस तरह का एक निश्चित क्रम रहता है, उसी में वो घूमते हैं। पर ढाई द्वीप के बाहर के जो सूर्य चंद्रमा तारे आदि हैं वो सब घूमते नहीं है, वो इससे बहिरावस्थिता सूत्र है। बाहर वाले जो है वो जिस जगह पर जो है वो वहीं रहता है। तो जहां सूर्य है वहां सूर्य है, जहां नहीं है वहां नहीं है, जहां चंद्रमा है वो वहीं फिक्स है। बाहर वाले सारे सूरज चांद तारे वो फिक्स है। तो फिर क्या है कि वहां भोग भूमियां हैं, भोग भूमियां हैं तो वहां तो वैसे भी रत्नों के प्रकाश हैं इसलिए। और ये जो कहाँ तक फैले हैं, कहाँ तक फैले हैं ऐसे अपन ने देखा अभी ऊंचाई में, तो धरती से 790 योजन से लेके 800 योजन तक ये पूरे ज्योतिष लोक फैले हैं। लेकिन ऐसे तिर्यक कितने फैले हैं ये तो अपन ने देखा ऊर्ध्वधो, ऊपर से नीचे तक कितने फैले हैं। अभी पूर्व पश्चिम कहो या तिर्यक रूप से कहो तो कितने फैले हैं, कहाँ तक फैले हैं कि पूरे लोक के अंत तक, पूरे मध्य लोक जितना है ना पूरा अंत तक, वहां तक ये पूरे ज्योतिष लोक यहाँ फैले हैं। तो जो यहाँ कहा है कि ज्योतिष देवों के विमान एक राजू प्रमाण तिर्यक लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर है। द्वीप समुद्र कहाँ है? पूरे मध्य लोक में अंत तक है। तो पूरे मध्य लोक में इस तरह से सब जगह ये ज्योतिष लोक, ज्योतिष देवों के विमान वहां पर फैले, और ये ज्योतिष देव अपने विमानों में ही रहते हैं। इधर उधर जैसा व्यंतर और भवनवासी इधर उधर आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, इस तरह से इनमें ये प्रवृत्ति नहीं होती, अपने विमानों में ही संरक्षण आदि में आते हैं। बाकी वैसी कौतूहल वाली प्रवृत्ति जो व्यंतरों में होती है जिस तरह की, उस तरह की प्रवृत्ति इनकी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। बोलिए रेणु जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं वही बोल रही थी कि वहां पे जब सूर्य चांद मतलब स्थित है तो फिर वो तो रात दिन का कोई भेद नहीं होगा वहां पे। हाँ, रात दिन का भेद तो एक तो वहाँ वो है क्या भोग भूमि, इसलिए कल्प वृक्षों का प्रकाश है। फिर भी शास्त्रों में इस तरह का मिलता है कि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ अंधकार ही रहता है, क्योंकि वहां गमन नहीं है ना। तो वो अलग प्रकरण है, कभी बाद में जब आप लोग पढ़ना, जब कभी लोक साहित्य इत्यादि उसमें वो प्रकरण दिए हैं, अभी अपना विषय नहीं है वो, फिर कभी लेंगे। बोलिए अर्चना जी। ये पुष्कर द्वीप में आपने कितने चंद्रमा बताए हैं? 72 पुष्कर आधा, अर्ध पुष्कर।
बाकी के आधे पुष्कर में वो अलग टाइप से उनकी संख्याएं हैं, वो अलग टाइप से चलता है। तो इस तरह से ये ज्योतिष देवों के विमान हो गए। और कल्पवासी ऊर्ध्वलोक में है, नारकी अधोलोक में है। तो कल्पवासी देव हैं जो कल्प, कल्प मतलब जिनमें कल्पना की जाती, कल्पना मतलब जिनमें भेद है। कैसा भेद है कि इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंश आदि इत्यादि जो भेद जहां पर होते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं कल्पवासी। और जिन वैमानिक देवों में ये भेद नहीं है, कौन इंद्र, कौन प्रति इंद्र, कौन सामानिक, तो वो सब कहलाते हैं कल्पोपन, है नहीं कल्पातीत, सॉरी कल्पातीत, ये कहलाते हैं कल्पवासी या कल्पोपन। और जिनमें सभी इंद्र हैं, अहम इंद्र हैं, जिनमें इंद्र सामानिक आदि भेद नहीं होता, तो वो कहलाते हैं कल्पातीत। तो जो वैमानिक देव हैं, वैमानिक देव दो प्रकार के हैं, देवों के प्रकार हैं, एक कल्पोपन या कल्पवासी और दूसरा है कल्पातीत। तो जो 16 स्वर्ग तक के देव हैं, जिनमें ऐसे कैटेगरीज हैं कि ये इंद्र है, राजा है, प्रजा है, सैनिक है, इस तरह का जहाँ भेद है, वो कहलाते हैं कल्पोपन या कल्पवासी देव। तो 16 स्वर्ग तक के देव कहलाते हैं कल्पवासी या कल्पोपन, शब्द भी है सूत्र में। और उसके ऊपर के 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, वहां वाले सब देव कहलाते हैं कल्पातीत। उनको अहम इंद्र भी कहते हैं, वहां सभी इंद्र हैं, वहां कोई राजा प्रजा ऐसा भेद वहां पर नहीं है। तो कल्पवासी ऊर्ध्वलोक में है, ये सब ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ये यानी ये विभाजन कहाँ से होता है, ये अधोलोक है, ये मध्यलोक है, ये ऊर्ध्वलोक है, ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है कि ये ऊर्ध्वलोक है, ये मध्यलोक है, क्या है इसका आधार? बोलो पारुल। भाभी सुमेरु पर्वत। बहुत बढ़िया। लोक के विभाजन का आधार है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत से ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक, सुमेरु पर्वत से नीचे का हिस्सा अधोलोक, और जहां सुमेरु पर्वत है उसके इस तरह से तिर्यक रूप से जो एरिया है वो सब तिर्यक लोक या मध्यलोक कहलाता है। तो ऊर्ध्वलोक कहाँ से चालू होता है? सुमेरु पर्वत की चोटी से, उसके आड़े वाल का अंतर बोलो, मतलब उसकी चोटी से वही पहला स्वर्ग का पहला विमान वहां से स्टार्ट हो जाता है, वहां से ऊर्ध्वलोक। और अधोलोक कहाँ से चालू होता है कि सुमेरु की जड़, सुमेरु की जड़ जहां तक है वहां तक मध्यलोक कहलाएगा, उसके जड़ के नीचे से ही अधोलोक प्रारंभ हो जाता है। अधोलोक अलग चीज है, नरक अलग चीज है, ठीक है ना। पूरा का पूरा अधोलोक ही नरक नहीं है। अधोलोक में पहली पृथ्वी में 2 पार्ट्स, वो नरक नहीं है। इसी तरह से अधोलोक का सबसे अंत का जो एक राजू का हिस्सा है, जिसे कल भूमि कहते हैं, वहां निगोदिया जीवों का स्थान जहाँ कहा जाता है, तो वहां पर भी नरक नहीं है। सबसे अंत में 7वें नरक के भी नीचे कल भूमि जिसे कहते हैं, तो वहां पर भी वो नरक नहीं है। इसलिए अधोलोक इज नॉट इक्वल टू नरक। अधोलोक में भवनवासी अंतर देव भी रहते हैं, नरक में नहीं रहते, अधोलोक में रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सभी जीवों के स्थान हो गए हैं। मनुष्य कहाँ रहते हैं? तो मनुष्य लोक 2.5 दीप में आते हैं। गतियों के हिसाब से हम देखेंगे तो तिर्यंच तीनों लोकों में पाए जा रहे हैं, देव भी तीनों लोकों में पाए जा रहे हैं सामान्य रूप से, नारकी अधोलोक में और मनुष्य मध्य लोक में भी केवल 2.5 दीप में ही, चाहे पर्याप्त मनुष्य हो चाहे अपर्याप्त मनुष्य हो, केवल 2.5 दीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। तो ये स्थान की बात हो गई। अब कल से हम चर्चा करेंगे संख्याओं की। तो थोड़ी सी अपनी गणित जरा देख के आइएगा आप लोग वापस, क्योंकि अब गणित आएगी थोड़ी, तो वो गणित अपने को माइंड में होगी तो थोड़ा समझने में, गणित कराऊंगी नहीं आपसे ज्यादा, लेकिन वो थोड़ा भाव अपने को ख्याल आ जाएगा, याद होगा तो, ठीक है। कल से संख्याओं की चर्चा करेंगे। अभी यहीं पूरा जिन्वाय स्थिति बोले रेणु जी। मुक्ति में व्यक्ति है जैसा,
यहाँ अव्यक्त है वैसा अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदाई है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।